Hey everyone, welcome to GS of Civil Services classes. मेरा नाम अंजलि है and welcome to the Umeed batch. This is the orientation session for all the aspirants and for all the students of the Umeed batch जो कि 73rd BPSC के लिए mentorship batch, the OG batch of the GS है. So आज की orientation में we will delve into depth कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, हमें समझना है कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमें समझना है कि एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं एंड हमें ये भी समझना है कि हर स्टेज का क्या महत्व है एंड उस महत्व के अकॉर्डिंग हमें कौन से स्टेज पे ज़्यादा फोकस करना है और फिर हमारा क्या अप्रोच रहेगा. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बच्चे इस उम्मीद बैच से जुड़े हैं, 73rd BPSC मेंटरशिप से जुड़े हैं, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है. Because ultimately the effort, the hard work is to be done by you only. तो we have also some expectation from you. तो उसको आप किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, we will gonna discuss all of this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइन द उम्मीद बैच कि आपने जो पहला स्टेज होता है द गाइडेंस, ये आपने बिल्कुल सही चुना है. दिस इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ योर्स. तो सबसे पहले मैं इसी फर्स्ट स्टेज पे आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने एक बेस्ट प्रोग्राम चुना है इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई 73rd BPSC. और आप जो फाइनल रिज़ल्ट जो आया है, अभी मान लीजिए अभी 70वीं BPSC का जो रिज़ल्ट आया आपने देखा ही होगा, अगर उस रिज़ल्ट में आप अपना नाम मैनिफेस्ट करते हो, आप सोचते हो, डे ड्रीमिंग भी करते हो कि आपका जब 73rd का जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा आप उसमें अपना नाम देखते हो, अपना रोल नंबर देखते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्टेशन है जो आपका, वो जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए जो आपने पहला स्टेप लिया है कि जो गाइडेंस एक चाहिए, जो मेंटोरशिप चाहिए, जो कंटेंट चाहिए और जो ऐसा गाइडेंस चाहिए जो प्रोडक्टिव ही हो, साथ साथ BPSC के होल सिलेबस को ऐसे कंप्लीट कराया जाए, ना ज़्यादा आपको बर्डन भी फील होगा और बहुत स्मूथली हम इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो द कंग्रेचुलेशंस ऑन चूजिंग द राइट गाइडेंस फॉर यू एंड वी विल डिस्कस कि कैसे मैं ये बोल पा रही हूँ आपको, क्यों ये राइट गाइडेंस है आपके लिए. ठीक है. द रिज़ल्ट यू हैव ऑलरेडी सीन, 70वीं BPSC के रिज़ल्ट देख लिए हैं आपने एंड उसमें GS हब का क्या उम्दा परफॉर्मेंस रहा है. द मेंटोरशिप, द फर्स्ट मेंटोरशिप दैट वी हैव लॉन्च्ड, it was our first batch and it was our first step in this field in order to provide the guidance to the BPSC aspirant and we have done like beyond imagination. इतना नहीं सोचा था हमने, सीरियसली नहीं सोचा था, बिकॉज जब IGP में हमारे पास जो बच्चे आ रहे थे वो मोस्टली हमारे मेंस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, उनको हम पर्सनली जानते थे. बिकॉज़ यहाँ पे कनेक्शन ना बहुत पर्सनल बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं होता है कि आप इस कंप्यूटर के उस ओर पे हो, हम लोग दूसरे एंड पर हैं और हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते. आपका नाम एट द एंड ऑफ दिस मेंस मेंटरशिप हमें याद हो जाता है कि अरे ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, क्योंकि वो पर्सनली हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो जितने भी IGP में आ रहे थे उसमें से तो 90% हमारे यही प्रोग्राम से ही थे एंड जो इससे 10% बच्चे और आए हैं वही 90% के द्वारा ही रिकमेंड किया गया है कि गो फॉर द IGP ऑफ द GS हब. ठीक है. तो जब ये IGP में मेंस और प्रीलिम्स के लिए जब आ रहे थे तो सारे कैंडिडेट्स को मतलब लग रहा था कि अरे सारे ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है. एंड मोस्ट ऑफ का तो लाइक हमने जितने भी लिए हैं उसमें से हमने लाइक जो भी हमारा जो स्ट्राइक रेशियो रहा है रिज़ल्ट का, उसमें से मोस्टली लाइक 80 to 85% हमने बोल दिया था कि यू आर इन द लिस्ट, और वो एक्चुअली में है लिस्ट में. तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जाएगा 100+ सिलेक्शन तो रहेगा, कंफर्म है ये तो. एंड देन उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, अभी हम लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं इट्स क्रॉसेस 220 क्रॉस हो चुका है. 220+ सिलेक्शन है हमारे फर्स्ट बैच में. एंड यू हैव सीन द फीडबैक. दिस इज़ नॉट लाइक कि वी आर क्लेमिंग द रिजल्ट एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट क्लेमिंग इट. You have seen the feedbacks. They are the part of the prelims, they are the part of the mains mentorship program. They are not from the IGP only.
जो IGPs हैं उन्होंने IGP ही बोला है, लेकिन मोस्टली लाइक 90% आर फ्रॉम द प्री मेंस एंड द प्री मेंटरशिप। तो ये होता है मेंटरशिप का पावर, ये होता है एक स्ट्रैटेजिक लर्निंग करना। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 5 दिवसीय योजना नहीं बनाना है इसको, 5 वर्षीय, दिवसीय नहीं, 5 वर्षीय योजना नहीं बनाना है। 5 ईयर प्लान जो होता है ना, वो नहीं बनाना है हमें। प्रीलिम्स नहीं करना है, मेंस भी करना है। हमें एज ए होल BPSC को देखना है, हमें स्टेज वाइज सेग्रीगेटेड वे में BPSC को नहीं देखना, हमें एज ए होल देखना है कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, और वही चीज़ हम यहाँ पे आपको कराते हैं। तो दिस विल बी द मोस्ट होलिस्टिक बैच for the 73rd BPSC aspirant if you really want to qualify the BPSC। ठीक है, देखिए कोई नो वन गारंटीज। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं ये बैच करूँगा तो क्या मेरा 100% हो जाएगा। मैं कैसे बताऊँ, मैं भगवान हूँ, मैं आयोग हूँ, मैं रिजल्ट बनाने वाली हूँ? ऑब्वियसली नॉट ना। हमारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या है? BPSC ने जो एक आधार बनाया है, BPSC ने जो हमें एक सिलेबस दिया है, BPSC ने जो पैटर्न हमें दिखाया है थ्रू PYQs, हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अप्रोच BPSC के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे और हम अपना 100% देंगे। तो ऑब्वियसली गॉड भी उन्हीं को फेवर करते हैं जो अपना हार्डवर्क लगाते हैं, जो अपना 100% देते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। दैट्स वाई GS हब का लोगो ही है ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट आपको झक मार के पीछे आएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो डोंट बिलीव ऑन अदर सेइंग ब्लाइंडली, अरे तुम्हारा तो हो जाएगा रिजल्ट। अगर मैं अभी बोल दूँ तुम्हारा तो हो जाएगा रिजल्ट, जिन लोगों ने उम्मीद बैच किया है उनका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज़ मार्केटिंग गिमिक्स। बट व्हाट आई कैन से, उम्मीद बैच में अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो, जो हमारा टाइमलाइन है 7 मंथ्स का, आई विल बी श्योरली इनफ कि आपका हार्ड वर्क, आपकी सिंसेरिटी को गॉड भी देख रहा है एंड द रिजल्ट विल बी इन योर साइड, पॉजिटिव साइड में रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड द डिस्क्लेमर। लेट्स डिग इनटू द ओरिएंटेशन सेशन फॉर द 73rd BPSC मेंटरशिप, द उम्मीद बैच। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो भी 73rd BPSC में जुड़े हैं, ज़्यादातर बिगनर हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो 72nd भी दे रहे हैं, 72nd BPSC का PT भी दे रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न, आप ही लोग से क्वेरी है कि हम इसे थोड़ा सा डिले कर दें, इसीलिए हम इसको आज ओरिएंटेशन कर रहे हैं। एंड ये आपका जो स्टार्ट होगा ये 10th जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड वी हैव 7 months इन आवर हैंड। ये तो आपको पता ही होगा, वीडियोस देखी होगी आपने, एंड इवन अनाउंसमेंट भी मैंने इसको बोला था, क्योंकि यहाँ पे हम आपको खींच के नहीं लेके चलेंगे कि 2 साल तक आपको हम लोग BPSC का प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। एक टाइमलाइन हमने बांधा है 7 months, जिसमें हमें आपको प्री एंड प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कराना है विथ टेस्ट, प्री एंड मेंस का बोथ। ठीक है, 2 टाइप की लर्निंग होती है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, दो टाइप की लर्निंग होती है। एक होता है जिसमें हम सप्लाई करते जा रहे हैं, सप्लाई ऑफ कंटेंट, सप्लाई ऑफ लेक्चर्स एंड सप्लाई ऑफ PDF नोट्स दिए जा रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो और एक जगह फोल्डर बना के या नोटबुक बना के ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो। ठीक है, बस रीड कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो। ये रीडिंग टेंडेंसी आप एग्ज़ाम में कैसे शोकेस करोगे? ये रीडिंग टेंडेंसी एग्ज़ाम BPSC के पास तो कुछ ऐसा सेंसर नहीं है कि वो आपके दिमाग को स्कैन करेगा और देखेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है। आप ये कैसे शो करोगे कि यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द प्रीलिम्स और द मेंस और द इंटरव्यू और इवन फॉर द फाइनल सिलेक्शन? वो कैसे करोगे? दिस विल बी शोकेस बाय यू थ्रू द एग्ज़ाम्स। वो एग्ज़ाम है प्री, वो एग्ज़ाम है मेंस। बट आपने पढ़ा लेकिन इसको तो अप्लाई ही नहीं किया एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसके लिए यू नीड टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स टेस्ट, यू नीड टू अटेम्प्ट द मेंस टेस्ट, मॉक टेस्ट को लगाना पड़ेगा। तो जब ये वाला जो पार्ट होता है कि बस पढ़े जा रहे हो, दिस इज़ नोन एज पैसिव लर्निंग। यू आर नॉट अप्लाइंग द नॉलेज इन ऑर्डर टू सॉल्व द पेपर्स, बट ये जब आप करते हो यू आर डूइंग द एक्टिव लर्निंग। रीडिंग किया आपने, कंटेंट दिमाग में बैठा लिया, जब एक्टिव लर्निंग में जाओगे तो इसी कंटेंट को आप रिकॉल करोगे, रिकॉल करके इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे एंड अप्लाई करके टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
This part is known as active learning, and this is the definition of literal definition of the mentorship. We are not just providing the content to read, but we are also taking your test to test your preparation. And this is the process that you have to put a trust upon. ठीक है, यही प्रोसेस है और यही प्रोसेस ही काम आएगा आपको अगर ये सिंसियरली कर लोगे तो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बीपीएससी एग्ज़ाम. बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी इज़ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. ये सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम लेती है, सीएससी एग्ज़ाम्स लेती है. ये एग्ज़ाम ऑफिसर ग्रेड्स को की रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम लेती है, जिसमें आपका लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 के ग्रेड पे आपका सिलेक्शन होता है और आप एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, ग्रुप बी ऑफिसर बनते हो. तो डायरेक्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट में एक रिक्रूटमेंट चाहिए ऑफिसर लेवल पे. दिस इज़ द एग्ज़ाम यू कैन गो फॉर इन द अंडर द बिहार गवर्नमेंट. ठीक है, IAS IPS ग्रुप ए के होते हैं, आप ग्रुप बी के रहोगे. तो दिस इज़ वेरी रिप्यूटेड एग्जामिनेशन और जैसे ही इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी जर्नी बहुत चेंज हो जाती है. तो सबसे पहले कि आपने ये करेज रखा कि आप बीपीएससी के लिए जाना चाहते हो और बीपीएससी सीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप ही वहीं पे आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने ये ऐसा सोचा अपने लिए. ठीक है, तो ये होता है बीपीएससी का सीएससी एग्ज़ाम. अब ऑब्वियसली ये जो एग्ज़ाम है इतने रिप्यूटेड पोस्ट पे आपको डायरेक्ट अपॉइंट कर देता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इजी तो नहीं होगा ना, तो ये हार्ड है, देयर इज़ नो डाउट. ये क्या है, हार्ड. अब हार्ड इसको बनाने के लिए ये एग्ज़ाम सिर्फ एक पेपर में नहीं कंडक्ट होता कि आज एक पेपर दे दिया, उसका रिज़ल्ट आ गया, पास हो गए तो ऑफिसर बन गए और फेल हो गए तो नहीं बने. नहीं, ये जो एग्ज़ाम है वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट, स्टेजेस में होता है. स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. ये स्टेज कितना होता है, 3 स्टेज होता है. 3 स्टेज डिस्कस कर लेते हैं. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस में बैठोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू में बैठोगे. बट यहाँ पे क्वालिफाई करने का डिफरेंस अलग, मतलब अलग है, लिटरल सेंस अलग है. प्रीलिम्स में आपको MCQ पूछा जाएगा. 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास. ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब कोई भी गलत क्वेश्चन होगा उसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा. अगर करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा. ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होता है. ऑल राइट, तो ये प्रीलिम्स का एक पेपर होगा आपका. ठीक है, अब जब ये जो प्रीलिम्स है, मान लीजिए आपके 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 10 लाख बच्चे ने दिया, इसको अटेम्प्ट किया. अब वैकेंसी आपकी आ गई है 1000 ऑफिसर्स का वैकेंसीज आ गया है थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है ना गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, एक्साइज का डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है. ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर्स काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए. तो अलग अलग डिपार्टमेंट बीपीएससी को एक लिस्ट भेजती है कि हमें इतने ऑफिसर्स की ज़रूरत है, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाए, और वो लिस्ट को कंबाइन करके बीपीएससी वैकेंसीज निकालती है. ठीक है, तो मान लीजिए 73rd का वैकेंसी आ गया, अभी नहीं आया है. एंड ऑब्वियसली आप जब भी अब बीपीएससी के फील्ड में घुस ही गए हैं तो बीपीएससी का साइट पे आप बीपीएससी कैलेंडर देख सकते हैं. वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करती है उसका डेट अनाउंस करती है. तो अभी तक 73rd का अपडेटेड जो है वो अभी तक 73rd का नहीं आया. तो बेस्ड ऑन द ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मैंने 7 मंथ क्यों रखा है. तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन. 7 मंथ मैंने कुछ सोच समझ के ही रखा है, कंसिडरिंग कि क्या टाइमलाइन हो सकता है 73rd को लेने का बीपीएससी के द्वारा. ठीक है, तो मान लीजिए कि बीपीएससी ने 73rd का वैकेंसी निकाला, उसमें 1000 वैकेंसीज हैं. 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीटी में दे रहे हैं. तो 10 लाख में बस 1000 वैकेंसी के लिए मेंस कितने लोग देंगे,
तो इस ऐसा देखा गया है कि 10 से 11 गुना पीटी क्वालिफाई करते हैं जितनी वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो अगर 1000 वैकेंसी है तो ऑलमोस्ट लाइक 10,000 से 11,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीटी और वो मेंस लिखेंगे। ठीक है, एंड जब मेंस वो क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू में कितने लोग जाते हैं, 2 से 3 गुना, 2.5 ज़्यादातर रहता है, 2.5 गुना। तो अगर 1000 है, 1000 हमारी वैकेंसी है तो मेंस हमारे 10,000 लिखेंगे, तो उसमें से कितने लोग जाएंगे इंटरव्यू तक, वो जाएंगे 2,500 तक। एंड फिर 2,500 का इंटरव्यू होगा एंड देन फिर 100,000 ऑफिसर्स रिक्रूट हो जाएंगे थ्रू बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स हमने देखा एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो इसके लिए एक कट ऑफ रिलीज़ करती है बीपीएससी। मान लीजिए कट ऑफ 150 क्वेश्चन है, कट ऑफ मान लीजिए 90 है। अगर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है उससे अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाते हो, तो अब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो एंड यू गेट अ टिकट टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर कट ऑफ के बिलो हो तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप मेंस में नहीं बैठोगे, फिर से आपको प्री देना पड़ेगा 74th का। ठीक है, तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। तो कट ऑफ कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। कट ऑफ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए पेपर, डिफ़िकल्टी पेपर का कैसा रहा, इन सारे फैक्टर्स को देख के कट ऑफ रिलीज़ करती है बीपीएससी। ठीक है, अब मान लीजिए 150 में आपका 140 भी क्यों नहीं आ गया हो मार्क्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे और सोचोगे अब तो 140 लिया है, इसका तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो इसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई फाइनल सिलेक्शन में मायने नहीं है। ये बस है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लीजिए, आपको मेंस के लिए टिकट मिल जाएगा। तो मेंस में बैठने के लिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, फर्स्ट स्टेज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ताकि आप मेंस दे पाओ। लेकिन इस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है वंस यू क्वालिफाई द कट ऑफ। क्लियर है, तो बस कट ऑफ क्वालिफाई करना, मेंस के लिए टिकट मिल गया, एडमिट कार्ड मिल गया, प्रीलिम्स का मार्क्स का कोई मायने अब नहीं रखता है। ठीक है, अब मेंस के पेपर पे आते हैं। अब मेंस जो आपका है वो है आपका सब्जेक्टिव, आंसर्स इसमें लिखने पड़ेंगे। अभी तक 10, 12 ग्रेजुएशन में लिखते थे ना, यहाँ पे भी लिखना है। इसमें आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर GS1, GS2, ऐसे तीनों पेपर आपके 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स। बट आप जब मेंस का सिलेबस देखोगे और देखोगे कि इसमें तो 2 पेपर और हैं, तो आप बोलोगे आप बस 900 मार्क्स क्यों बोल रहे हो। अब ये 2 पेपर जो हैं, एक है आपका हिंदी क्वालिफाइंग और एक है आपका ऑप्शनल का MCQ। अगेन MCQ आ गया है। तो ये जो दोनों पेपर हैं ये होते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मतलब यहाँ पे भी कट ऑफ है, उसको बस क्रॉस कर लेना है, मतलब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा फाइनल रिज़ल्ट में। फाइनल आपका जो रिज़ल्ट मार्क्स बनेगा उसमें ऐड नहीं होगा, बस कट ऑफ आप पार कर दीजिए, ये क्वालिफाइंग पेपर हो गए। ठीक है, एंड इसका कट ऑफ इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। इसका कट ऑफ क्या होता है, फिक्स होता है। डन, इसका कट ऑफ क्या होता है, फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ये नोटिफिकेशन में क्लियर रहता है। ठीक है, मोस्टली 35 to 40% ऐसे रहता है, तो ये ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। चलिए, अब जो ये 3 पेपर है ये इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज 900 मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेज आता है वो इंटरव्यू का आता है। अब बीपीएससी का इंटरव्यू का मार्क्स भी इम्पोर्टेंस रखता है, वो क्वालिफाइंग नहीं होता है। ठीक है, तो मेंस का मार्क्स एंड बीपीएससी का इंटरव्यू का मार्क्स दोनों कंबाइन होता है एंड देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो इंटरव्यू का मार्क्स 120 मार्क्स रहता है, मेंस का मार्क्स 900, तो टोटल आपका 1020 का टोटल आपका मार्क्स रहता है।
ठीक है। अब दोनों मार्क्स को आप देखो, एक 900 है, 120 है। ऑब्वियसली मेंस का वेटेज ज़्यादा है इन योर फाइनल सिलेक्शन, तो मेंस को हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ठीक है। इंटरव्यू का मार्क्स भी मैटर करता है, बट आपने मेंस बहुत ही बेकार लिख के आए तो ऐसा ही अपना मेंस से मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए। आप तो इंटरव्यू में के लिए आपका टिकट ही नहीं मिला। बट इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इट कैन बी मैनेजेबल अगर आपका मेंस बहुत अच्छा गया है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक ही हैं। मेंस में आपका अच्छा जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है ना, तब तो आप वहाँ पे उतार पाए हो, तब तो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर पाए हो, अपने कॉपी पे अपना वो नॉलेज दिखा पाए हो। एंड मेंस इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज़ जस्ट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो इतना जब एनालिटिकल स्किल आ जाता है, इतना जब नॉलेज आ जाता है एंड थोड़ा बहुत आप पर्सनालिटी पे काम कर जाओगे, तो ऐसे भी इंटरव्यू में मार्क्स आपका अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इन सभी वजह के कारण इससे हमें पता चलता है कि मेंस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। सबका अपना महत्व है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी आंसर राइटिंग स्किल को और भी अच्छा करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेजेस से आपको क्लियर हुआ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड तीनों का क्या रोल है, एंड तीनों अपने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की बात। मेंस और प्रीलिम्स का वेटेज हमने देख लिया है, तो ऑब्वियसली ये वेटेज देखने के बाद इस मेंटरशिप, इस जो उम्मीद का बैच है आपके लिए, उसमें क्या अप्रोच रहेगा हमारा। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। 7 महीने हैं हमारे पास, 7 महीने में प्री करना है, मेंस करना है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक मेंस along विथ प्री। यहाँ बाकी कोचिंगों की जगह नहीं होगा, जैसा नहीं होगा कि आपको प्री हम 6 महीना तक कराते रहें और फिर मेंस आपके लिए राम भरोसे छोड़ दें, ये यहाँ नहीं होगा। हम मेंस को प्री के साथ लेकर चलेंगे, बिकॉज वी हैव सीन द वेटेज ऑफ मेंस इन द फाइनल सिलेक्शन। और हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बनाना कि हम प्री कितनी बार क्वालिफाई करते हैं। वी आर नॉट हेयर टू मेक द रिकॉर्ड कि अरे प्री कितनी बार क्वालिफाई करते हैं। वी आर हेयर टू मेक आवर नेम डिस्प्ले इन फाइनल PDF। हमें ये चाहिए, हमें प्री का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग मेंस प्लस प्री अप्रोच इन अ वेरी बैलेंस वे। क्लियर है? अब जब आप उम्मीद बैच में जुड़ ही गए हो तो आपके दिन को भी एक प्रोडक्टिव बनाना है हमें। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू सेट अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा, डेली शेड्यूल आपका कैसा होगा। वी आर गोइंग टू मेक दिस क्लियर फॉर यू। आपने देखा होगा एक हमारी स्टूडेंट है श्वेता श्री, रैंक 86 आया है उनका, SDM के पोस्ट पे वो सेलेक्ट हुई हैं 17वीं BPSC में। उनकी रिव्यू आपने देखी होगी, उन्होंने वो इंटरव्यू में भी आई थी। सर तो उनको पहले से जानते थे, आई हैव सीन हर कॉपीज़, बट मैं पर्सनल लेवल पे उनको नहीं जानती थी। तो सर उनसे थ्रू आउट हर जर्नी सर हमेशा से उनसे कनेक्टेड रहे। मैंने बोला ना कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो सिंसियर स्टूडेंट है ऑब्वियसली हम उनसे पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो सर तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को जानते थे। तो उन्होंने फीडबैक में हमें पर्सनली बताया कि हाउ दिस मेंटरशिप हैज़ हेल्प्ड हर अ लॉट। दिस इज़ वन ऑफ सच फीडबैक। तो अगर डेली बेसिस पे आपका दिन कैसा जाएगा, आपके दिमाग में एक सेट टारगेट है, उसको आपको कंप्लीट करना है। एंड वंस यू स्टार्ट डिगिंग इनटू दिस, आपको एक पैटर्न दिखेगा ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन। इसके अलावा फिर आपको क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए? टेड टॉक्स? नो। मोटिवेशनल स्पीच? नो।
इसके करने के बाद द इंटरनल मोटिवेशन खुद ही आएगा, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसको कोई compete नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेली शेड्यूल में वी आर गोइंग टू टेक मेंस प्लस प्रीलिम्स एज वेल। सिंस मोस्ट ऑफ यू आर बिगनर्स, वी आर स्टार्टिंग एट अ स्लो पेस, तो हम आपका एक मेंस का टॉपिक, एक प्रीलिम्स का टॉपिक आपको देंगे। वी आर स्टार्टिंग विथ साइंस एंड हिस्ट्री। इसके साथ ये टारगेट में वी आर क्लियरली मेंशनिंग, बस ऐसा नहीं कि अरे हिस्ट्री कर लो, और ऐसा नहीं बस साइंस में प्रीलिम्स में आप बस साइंस कर लो। नो, वी आर मेंशनिंग यू द टॉपिक, कि उस टॉपिक में क्या करना है, उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक करना है, एंड साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग द नोट्स। वी आर प्रोवाइडिंग यू द वन ऑफ द बेस्ट नोट्स इन द मार्केट। द सैम्पल्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन द GSHub ऐप, वहाँ पे देख लीजिए आप। इसके साथ आपको नोट्स देंगे। आपका क्या काम है, जो दिन है आपका, डे 1 ले लेते हैं। 2 टॉपिक आपको मिल रखा है। मान लीजिए फर्स्ट आपको मिला हुआ है 1857 का रिवॉल्ट, एंड सेकंड जो टॉपिक है उसमें आपको सेल मिल रखा है, बायो का, साइंस हमने स्टार्ट किया। आपके पास नोट्स आपको मिल चुका है। नोट्स को पढ़ना है, हाईलाइट करना है नोट्स को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड उसके बाद इससे रिलेटेड एक बार PYQs का एनालिसिस कर लेना है। PYQ का एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है, यू हैव टू कनेक्ट टू अस। कैसे करोगे? GSHub के ऐप में फोरम डाउट्स का टैब बना हुआ है, वहाँ से कनेक्ट करो, मैसेज करो, विथिन 24 आवर यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका दिनचर्या होना चाहिए। PYQ को तो डेली बेसिस पे देखना है, ठीक है। द नोट्स विल बी गिवन टू यू, द टारगेट विल बी गिवन टू यू। ऑलराइट, इसी तरीके से एक वीक का हम टारगेट आपका सेट कर देंगे। वीक 1 टारगेट, इस वीक 1 टारगेट को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में हम लोग तोड़ के आपको दे देंगे, और उसके साथ हम लोग आपको नोट्स दे देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है। ऑन डे 6 एंड डे 7 रिजर्व्ड रहेगा आपका टेस्ट के लिए एंड रिवीजन के लिए, जो आपने 5 दिन में पढ़ा है। रिवीजन कीजिए, प्री का टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, मेंस का टेस्ट दीजिए। प्री का टेस्ट देने के पास वी विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन विथ आंसर की। इससे आपको एनालिसिस करनी है, डाउट है, पूछना है। मेंस का टेस्ट से वी विल गिव यू द मॉडल आंसर एंड द फीडबैक्स, इवैल्यूएशन होके जो आपको फीडबैक्स मिलेगा। डाउट है, पूछना है। अब बताओ, ये जो वीक है आपका, इसको प्रोडक्टिविटी स्केल पे कितना दोगे, कितना रेट करोगे? डू यू नीड टू डू एनीथिंग एल्स? सिंसियरली बताओ। एंड लेट मी टेल यू, एक दिन में आपको, अभी से इतना पहले से आप स्टार्ट करो, एक दिन में आपको 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देना होगा। भले हो सकता है कि आप बिगनर हो तो थोड़ा धीरे धीरे आप ग्रास्प कर पाते हो कंसेप्ट को, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको 7 से 8 घंटा भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ आप टेस्ट भी लगाते जाओगे, तो अब आपका ये आवर कम होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आपके वीक को प्रोडक्टिव बनाएंगे, एंड वीक से फिर हम आपके डे को प्रोडक्टिव बनाएंगे। और ये आपका जो शेड्यूल है, ये 7 महीने तक ऐसे ही चलेगा। We are going to cover the pre, we are going to cover the men's, along with 7 महीने में हर चार वीक होंगे। 1 महीने में हर 4 वीक होते हैं, तो हर वीक में आपका टेस्ट होगा। प्री का होगा, मेंस का होगा, टोटल 56 टेस्ट। बच्चे तो लिखते ही नहीं हैं। मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर वो क्वालिफाइंग है प्री, तो 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले से वो एक मेंस का टेस्ट लिख देंगे। और यहाँ आप इतने पहले से ही सब चीज़ में आगे हो, प्री का क्वेश्चन लगाने में आगे हो, मेंस का आंसर राइटिंग करने में आगे हो। प्री के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो आंसर सॉल्विंग, MCQ सॉल्विंग कैपेसिटी चाहिए, वो सब आ चुका है आपके अंदर। मेंस के लिए जो रिकॉलिंग पावर चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आंसर राइटिंग करने की जो अलग अलग अप्रोचेस है वो चाहिए, वो सब आप सीख चुके हो। अब कैसे रिजल्ट नहीं होगा बताओ?
क्या हमने ऐसा चीज़ छोड़ा कि आपका रिजल्ट रोक सकता है? एनीथिंग? द आंसर इज नो. गॉड फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, नॉट टू दोज जो बकबक करते हैं, बातूनी बातें करते हैं. अब मार्केट में तो अभी यही चीज़ फैला हुआ है. जितना क्लास को जोक्स बना दो, जोक्स मारते रहो, मोटिवेशन स्पीच देते रहो. अरे बच्चे इसलिए थोड़ी आए हैं. तो यहाँ पे देख लो भाई, ये नहीं होने वाला. यहाँ पे टू दी पॉइंट चलते हैं हम लोग. दैट्स वाई हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है. और हम ही यही चीज़ बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस. सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया. हमारा क्या अप्रोच है, अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा. दिस इज़ द लिस्ट दैट यू कैन गिव टू अस. प्लीज़ ट्रस्ट, बिकॉज द जर्नी इज़ लॉन्ग. 7 महीना है हमारे पास. ये दूसरे जगह जाओगे ना, ये आपको 5 ईयर लगा देंगे. 1 साल तो आपका पीटी में ले लेंगे, और वो भी पीटी पूरा नहीं कराएंगे आपको. तो वी आर जस्ट टेकिंग 7 months ऑफ योर्स. इस 7th month में सिंसियरली फॉलो करो टारगेट्स को. ट्रस्ट बनाए रखो. बहुत मिलेंगे मार्केट में आपको नए नए मॉडल, नए नए प्रोग्राम. वो फोमो मत क्रिएट होने दो. ट्रस्ट बरकरार रखो, वो पेशेंस बरकरार रखो. क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाता है कि पहला 1 वीक में अगर 100 बच्चे पार्टिसिपेट मतलब ज्वाइन किए हैं, तो 100 का 100 बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे. जैसे जैसे वीक बढ़ेगा, 2nd वीक होगा ये 100 80 हो जाएगा, 3rd वीक होगा ये 100 आपका 70 हो जाएगा. ये चीज़ मत करना यहाँ. अगर ये बच्चे जितने जुड़े हैं, अगर ये सब इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली सबकी लर्निंग और रिटेनिंग कैपेसिटी अलग होगी, वो वेरिएशन होता है. बट आप सिंसियरली लगे रहो, ट्रस्ट बनाए रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि लंबी जर्नी होती है. तो इसीलिए हमने इस लंबी जर्नी में आपको रेजुविनेशन करने के लिए पीरियड दिया है, आपको ब्रेक दिया है. हमने सैटरडे संडे बहुत चिल रखा है आपके लिए. बस टेस्ट देना है आपको, रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि लंबी जर्नी है. ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो रियलाइज दैट. ऑलराइट, तो बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि जो हम आपको टारगेट देते हैं, जो हम आपको टास्क देते हैं, उसको करना है सिंसियरली. एंड प्लीज़ प्लीज़ काइंडली ट्रस्ट द प्रोसेस. यू विल सी द डिफरेंस. यू हैव सीन द रिजल्ट ऑफ द 70th BPSC फ्रॉम द GS Hub. Those who have trusted us, those who have trusted the process, BPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिला है. एंड आई एम श्योरली आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी रिजल्ट होगा. ठीक है. सो नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस सेशन, फाइनल जो लास्ट हम बातें करेंगे, वो आपके टास्क के बारे में, योर होमवर्क. आज से ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी. 10 जुलाई से हम लोग इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे. टारगेट विल बी कमेंस फ्रॉम दिस. तो ये एक डाउट लेके मत पहुंच जाना कि अरे 10 जुलाई कब से होगा, कब से होगा. पूरा सेशन देखा करो, यहीं से आपका पेशेंस चेक हो जाता है कि आपने देखा है कि नहीं देखा. तो 10 जुलाई से आपका डाउट मतलब टारगेट हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो ये जो आपके पास 5 दिन है, अभी भी 5 से 4 दिन जो अभी हैं आपके पास, उसमें आप क्या करोगे, ये आपके लिए टास्क. क्या करना है उसमें आपको यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस मैं डाल दूंगी. आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये सब ऐप पे जो कोर्स बना हुआ है, उसमें आई विल पोस्ट द सिलेबस. ये PDF में डाल दूंगी. बिहार गजट, इसमें 55th पेज नंबर है. यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट का सिलेबस डाला हुआ है. जो प्रीलिम्स लेती है ना BPSC, जो फर्स्ट स्टेज, उसका सिलेबस डाला हुआ है. ये आपको पढ़ना है. यू हैव टू गो थ्रू इट. ये आपको पढ़ना है. यू हैव टू रीड इट एंड देन यू हैव टू डिकोड द सब्जेक्ट्स. यू हैव टू डिकोड यहीं से टॉपिक्स भी जितना समझ में आता है. देन पर सब्जेक्ट
मान लो आपको यहाँ पे दिखा रहे साइंस है, साइंस का यू हैव टू गो थ्रू द PYQs। PYQ जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इससे पहले BPSC एग्ज़ाम लेते गई है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो हर सब्जेक्ट के PYQ को देखो और देखो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ नहीं करना है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन हो गया, ये ABCD उसका MCQ टाइप का ये ऑप्शंस हो गए। ये टॉपिक ये पढ़ा आपने, आपको जो समझ में आ रहा है ये टॉपिक लिख दो। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट से लग रहा है पूछा गया, लिख दो इन्वायरमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन है ये ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड कुछ पूछा गया, टॉपिक में लिख दो ह्यूमन डिजीज़। ये जो एक्सरसाइज है ये प्लीज़ कर लेना, 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। हर दिन एक सब्जेक्ट को भी ले लोगे ना और ये टॉपिक लिस्ट बना लो, प्लीज़ इसको बना लेना, क्योंकि जब प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे ना, दिस विल गोना हेल्प यू अलॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ना पैसिव लर्निंग नहीं होगी कि एक तरीके से आपको सप्लाई देते जाए, आप इकट्ठा करके रखते जाओ, यहाँ एक्टिव लर्निंग होगी। तो बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ वार्निंग ले लो कि यहाँ पे सोने वाले बच्चे का नहीं कुछ होने वाला है, यहाँ पे जो मेहनत करेंगे ना वही आगे जाएंगे। ठीक है, तो डोंट मेक दिस बैच लाइक योर अदर बैच कि लेके रख दिया है जिसका कुछ अता पता नहीं, ताखे पे रख दिया है सजावट के रूप में। यहाँ पे सिंसियरली इसको रगड़ो, नोट्स को फाड़ डालो, इतने बार पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल करनी है आपको। एंड ये एक्सरसाइज करके जो टॉपिक लिस्ट बनाओगे, ये जो डाउट सेक्शन है ना आपका जो टैब है उसमें आप एक ये टॉपिक लिस्ट को अपलोड करोगे। आई एम गोइंग टू सी कि कितने बच्चे इसको सिंसियरली मेरी सारी वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक सारी वीडियो मतलब देखा है, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, और कितने लोग इस होमवर्क को सिंसियरली कर रहे हैं। यहीं से आपका दिख जाएगा कि आप कितने ज़्यादा सिंसियर हो, कितने ज़्यादा सीरियस हो इस बैच को लेके और 73rd BPSC को लेके। तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, जो लोग 72nd BPSC PT दे रहे हैं, आई थिंक आप अभी 72nd BPSC PT पे ही फोकस करें, लेकिन जो लोग सिर्फ 73rd BPSC के लिए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको आप करेंगे। यहीं से आपका ये पहला टेस्ट है आपका कि आप कितने सिंसियर हो। ठीक है, सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर यू आर। ये 5 दिनों में आपको ये करना है। प्रीलिम्स का सिलेबस देख के टॉपिक लिस्ट को PYQ से निकालना है। प्रीलिम्स का सिलेबस आई विल अपलोड, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर भी मैंने बता दिया है, कुछ भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ से इसको कर लेना। वी आर गोइंग टू शेयर सम बुक लिस्ट। देखो नोट्स वी आर गोइंग टू गिव, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स भी आपका कवर करेंगे, बट कुछ ऐसे बुक्स हैं उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी का NCERT, साइंस का NCERT। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 बुक्स और हैं दैट वी आर गोइंग टू रिकमेंड यू, तो इसका भी PDF अपलोड हो जाएगा। उन बुक को भी इकट्ठा कर लो एंड 10 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग में वी आर गोइंग विथ अ स्लो पेस, बिकॉज आप लोग बिगनर हो, तो हम नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओ, ओवरबर्डन हो जाओ और एक वीक फॉलो करो फिर नेक्स्ट वीक से छोड़ दो। इसीलिए हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे। साइंस एंड करंट अफेयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, साइंस और हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्लोली हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इन 7 मंथ्स। इतना दिमाग में रखो एंड जस्ट इमेजिन कि 7 मंथ के अगर इसको आप सिंसियरली फॉलो करते हो, 7वें महीने पे आप कहाँ रहोगे। तो जस्ट बी विथ अस, just trust us and trust the process that we have set for you for the 73rd BPSC. Mains and mentorship fully done रहेगा, fully done. ठीक है, so very all the best for this for this batch. हम लोग जो 10th of July से कमेंस करने वाले हैं, इस 5 दिनों के लिए जो आपको होमवर्क मिला है प्लीज़ complete it and submit it on the app itself. and the book list है उसको भी एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, खरीद लीजिए, नहीं है तो एंड इसको भी आप फुल्ली अपने एंड से भी प्रिपेयर रखिए। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से कि हम जो लीस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 7 महीने लंबी जर्नी होती है एंड ऑब्वियसली इट विल टेस्ट योर पेशेंस।
and you have to win it. All right. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ओरिएंटेशन सेशन एंड आई थिंक आप थोड़े पंप अप हुए होंगे, थोड़े कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा. एंड डोंट वरी, वी विल टेक दिस जर्नी टुगेदर. ये सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं होती, हमारी परीक्षा होती है. एंड वी वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. We just want result from you, and you have seen the impact of GS Hub and its mentorship on the in the 70th BPSC result. ठीक है, वही चीज़ हमें दोहराना है 73rd BPSC के लिए. तो आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरा पहला ये मेंस था बीपीएससी का, तो मैंने सर से कांटेक्ट किया और मुझे जहाँ तक लगा कि अभी तक के अनुभव में सच में जिस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे मार्गदर्शन हुआ है, यहाँ पे सर और मैम ने बहुत हम लोगों पे काम किया है, जिसका परिणाम है कि हो संभव है कि आगे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा. सर, आने वाले स्टूडेंट को ये सब के बारे में क्या सजेस्ट कीजिए? मैं यही कहूँगा कि यहाँ की फैकल्टी सच में बहुत उत्कृष्ट है. आप अगर बीपीएससी में अपना सही से करियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप यहाँ पे आगे जाएं, तो मैं कहूँगा जीएस हब आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. मतलब यहाँ की अंजलि मैम हैं, फिर रितेश सर हैं, इनका योगदान व्यक्तिगत तौर पे रहा है. मैं प्रोफेशनल चीज़ अलग होती है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जिस प्रकार से हमको मोटिवेट किया है, हमारी कमियों को उन्होंने मतलब हमको उल्लेखित किया है, हमने उस पर काम किया, वो वैसा मैं बहुत ही कम संस्थानों पे देखता हूँ. तो मैं चाहूँगा कि अगर जिसको भी बीपीएससी में अगर तैयारी करनी है, आप प्रीलिम से लेकर मेंस इंटरव्यू यहाँ पे आइए और आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई प्रेशर है. आपको बहुत नॉर्मल तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा और आप यही सोचिए कि यहाँ से आने के बाद आप खाली नहीं जाने वाले हैं. फाइनल सिलेक्शन संभव है. थैंक यू सर.